आज हम लोग तो करना है चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो अगर मैं देखूँ इसमें पहला शब्द ही माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं। हाँ, करते तो हैं बहुत सी डिजीज, जैसे हम लोग ने बात की है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जिसके बारे में। पर ऐसा है कि कई बार हमारे में ये फ़ायदा भी कर देते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैं बोलूँ कि हमारे में फ़ायदा कर दे ले तो उसके अंदर पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि कभी भी एंटीबायोटिक ऐसे ही नहीं खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टमक में जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारी उसमें मदद करते हैं किसमें, डाइजेशन में। उन्हें हार्म पहुँचता है, वो मर जाते हैं, जिससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट आता है। फिर मैं अगर दूसरा एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो जैसे लोग दही जमाते हैं, तो यानी दही खाते जाते हैं एग्ज़ाम से पहले, दही और चीनी। तो ये जो दही है ये भी हमारी माइक्रोब्स के कारण ही जम पा रही है। हाँ, ये भी है कि दही और भी चीज़ों से जमाई जा सकती है, पर क्या माइक्रोब्स हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें भी गिना जाएगा। तीसरी बात करूँ तो तीसरा हो जाता है फर्मेंटेशन से बने हुए प्रोडक्ट के लिए। हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ है कि फर्मेंटेशन क्या होता है छोटी क्लासेस में। एक सब्सटेंस लेते हैं जिसमें शुगर प्रेजेंट रहता है, ये शुगरली सब्सटेंस बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, माइक्रोलोब छोड़ देते हैं। माइक्रोलोब्स क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, CO2। CO2 रिलीज करते हैं और कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी रिलीज करते हैं। कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी रिलीज करते हैं। तो कई बार क्या होता है, CO2 काम आ जाता है, कई बार बाय प्रोडक्ट काम आ जाता है। CO2 कब काम आएगा, जब बोलो तो फ्लफीनेस के वो ताकतें हैं तो फ्लफीनेस प्रोवाइड करनी लगेगी। जैसे ब्लेड में लो तो फ्लफीनेस प्रोवाइड करनी लगती, इडली में या डोसा में लो तो उसके लिए चाहिए रहता है, उसके टेक्सचर के लिए। तो वहाँ पे काम आता है। बाय प्रोडक्ट कैसे, अल्कोहल में काम आता है, कुछ जूसेस में काम आता है। तो ऐसे ही अलग अलग काम आते हैं। तो अल्लो 3 एग्जांपल दे दिए। अगर मैं चौथा एग्जांपल देना चाहूँ तो चौथा, अगर मैं फोर्थ एग्जांपल देना चाहूँ तो फोर्थ एग्जांपल हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। अभी तक एंटीबायोटिक्स माइक्रोब्स से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंटीबायोटिक्स में पहला जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था जिसे हम लोग बहुत बार पढ़ चुके, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी एक फंजाई से डिराइव हुआ था। जो होता है तो क्या होता है, माइक्रोप्सी है। तो क्या हमारे तो ये तो यहाँ पे तो पैनी एंटीबायोटिक के केस में तो माइक्रोब्स हमारे लड़ने में ही मदद कर दे रहे हैं। तो क्या हम लोग की मदद नहीं हो रही है। अब अल्लो ने बायोटेक में पढ़े हैं कि बहुत जगह मदद करते ई कोलाई। तो वो क्या है, अल्लो की बायोटेक में मदद कर देते हैं ये सब। जैसे कि उसमें प्लांट में घुसने में यानी बायोटेक करने के लिए हम लोग किस चीज़ का मदद लेते हैं, हम लोग ग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन की मदद लेते हैं ना। तो वहाँ पे मदद कर ले तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ पे माइक्रोवेव हमारी मदद करते हैं। और कई ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहाँ पे डिजीज कॉज करते हैं। पर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे माइक्रोवेव के दो पहलू हैं, एक अच्छे एक बुरे। ठीक है, तो ये बुरे वालों की बात जिन्हें हम पैथोजन बोलते हैं, जो डिजीज कॉजन लेते हैं, इनकी हम लोग ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में वैसी बात कर चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन वेलफेयर में, ह्यूमन यानी ह्यूमन के फायदे में ही क्या मदद करती है, ह्यूमन के फायदे क्या करते हैं ये। तो पहला लोग रहते कहाँ हैं, घर में। तो वहाँ पे आता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मैंने एग्जांपल दिया था, दही हो गया, अ, दही हो गया, इडली हो गया, ब्रेड हो गया। पनीर फाड़ने में भी काम आते हैं। पनीर और भी चीज़ों से पाला जा सकता है, पर काम तो आ रहे हैं ना ये भी, तो इन्हें भी गिनेंगे। फिर आता है तोदी। तोदी में भी काम आते हैं। तोदी असल में क्या होता है, ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैं इसे साउथ इंडिया बोलना पसंद नहीं करता, तो इंडिया एक है, उसे बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कोई बांटने की ज़रूरत नहीं है, एक ही है। अगर बोलना है तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बोलें। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की। पर लिखना ये पड़ जाता है ना, तो एग्जाम में मार्क्स किससे मिलेंगे, दिमाग खराब होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है देन पार्ट ऑफ इंडिया थी, मतलब बहुत लंबे समय से उनके ट्रेडिशन में चलते आ रही है।
तो ये असम में है क्या, ये असम में वहाँ की देसी दालू है। पाम वाइन भी बोलते हैं, तो ये पाम से बनती है। ये वहाँ की देसी दालू है। जो फ़िल्मों में नहीं दिखाता थी सफ़ेद कलर की ताली सरी की ताली जिसे बोलते हैं, वही यही रहती है, ठीक है? तो ये किससे बनती है? फर्मेंटेशन से बनती है। किसके? पाम सैप से। पाम सैप मतलब पाम जो तिली लेते हैं उससे जो एक्सटलैट होते निकलते हैं मटेरियल, उसके फर्मेंटेशन से बनता है। फर्मेंटेशन कौन करवाता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। तो अब अगर हम लोग कर्ड की बात करें तो कर्ड किससे बनता है? मिल्क से। मिल्क में क्या लोग क्या डालते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों नाम ही सही है। तो कर्ड बन जाता है। तो ऐसा क्यों थी? हम लोग तो सीधा मिल्क पी लो ना, ये लैक्टोबैसिलस की मदद से हम लोग कर्ड क्यों बना रहे हैं? बेसिकली क्या हो रहा है कि कर्ड जो रहता है वो हाईली रिच रहता है विटामिन बी 12 में। और विटामिन बी 12 हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। तो जैसे आपका पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डॉक्टर आपको विटामिन बी 12 की टेबलेट भी प्रेस्क्राइब करता है, प्लस आपको बोलता है कि दही खाओ अच्छे से। तो इसी नाम से वहाँ पे वो बोलता है कि दही खाओ, तो कि उसमें विटामिन बी 12 मिल्क से ज़्यादा रहता है। जैसे हम लोग गर्मी में चावल के साथ दही लेते हैं दोपहर में, या दोपहर में कोई भी खाना खा लें तो वहाँ पे दही लेते हैं, रायता जो इसी से बनता है, दही से। तो वो इसी कारणवश है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद होती है। पर ऐसा क्या हुआ कि मिल्क में कम था और इधर बढ़ गया, जबकि अल्लों तो सिर्फ एक वो ऐड किए हैं बैक्टीरिया, वही अपना काम किया है और वो बना दिया है कर्ड। तो अचानक से कैसे बढ़ गया? असल में क्या होता है, ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये विटामिन बी 12 भी सिक्रीट करता, यानी सिंथेसिस करता है और सिक्रीट करता रहता है। तो जब ये फर्मेंटेशन कर रहा रहता है तब भी सिक्रीट कर रहा रहता है। इसी नाम से कर्ड में विटामिन बी 12 की मात्रा बढ़ जाती है मिल्क के कंपैरिजन में। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है इनोक्यूलम। इनोक्यूलम को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? जामन। असल में क्या होता है, जब हम लोग तो मिल्क जमाना रहता है, यानी मिल्क से कर्ड बनाना रहता है, मतलब दही जमाना रहता है, तो क्या करते हैं लोग, एक हल्का वार्म मिल्क लेते हैं और उसमें जामन डालते हैं। जामन क्या होता है? पिछले दिन की जामन क्या होता है कि जैसे मैंने आज दही जमाई, मैं वहाँ से दिल्ली से दही लाया, उसे मैंने आज यूज़ किया और कल मुझे दही बनानी है तो उस दही का छोटा सा भाग मैंने रखेला और उसे मैंने वार्म मिल्क में डाल दिया और रात भर छोड़ दिया, तो अगले दिन मुझे दही मिल जाएगी। अब मैं इस दही का यूज़ कर लूँगा, पर छोटा-सा पार्ट अभी भी बचा लूँगा अगले नेक्स्ट डे के लिए दही जमाने के लिए। तो ये जो छोटा-सा भाग हम लोग बचा रहे हैं ना हर बार, यही है जामन, इनोक्यूलम इसे इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है? तो ये हिंदी में जामन और इंग्लिश में इनोक्यूलम बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग तो बात करनी है अब स्विस चीज़। स्विस चीज़ क्या है? चीज़ होता है पनीर। और ये स्विस चीज़ क्या है? जैसे हम लोगों ने टॉम एंड जेरी में देखा है ना, कि ऐसे एक थोड़ा सा ट्रायंगुलर सा चीज़ रहता है जिसके पीछे जेली बाहर गला रहता है, यानी पला रहता है और इसमें बहुत बड़े छेद रहते हैं। यही जो रहता है, यही जो है, यही तो हमारा स्वीट चीज़ है। यही जो है ये हमारा स्वीट चीज़ है। ये हल्का येलो से इन कलर रहता है। एक होता है लकफत चीज़। लकफत चीज़ क्या रहता है? हल्का येलोइश इन कलर रहता है और इसका एक पर्टिकुलर फ्लेवर रहता है, मतलब इसका कोई थोड़ा सा अलग स्वाद रहता है। ठीक है, तो लोग स्वीट चीज़ को कैसे पहचानेंगे? लार्ज होल और हल्का येलोइश टोन में रहता है। और फिर अगर लखपत चीज़ को कैसे पहचानेंगी? ये ब्लूइश टोन में रहता है और इसका एक अलग सा स्वाद होता है। तो ये बता देते हैं स्वीट चीज़ में लार्ज होल रहती है, पर किसके कारण होती है? CO2 फर्मेंटेशन के समय CO2 प्रोड्यूस होता है उसके कारण। तो ये पैर किसके थ्रू होती है स्वीट चीज़? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सलमानी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सलमानी। अब मैंने इसे दोनों तो अलग अलग अंडरलाइन किया है और ये इसका IUPAC नेम है, तो जब एग्जाम में लिखना होगा तब भी ऐसे ही अंडरलाइन करना पड़ेगा अलग अलग, जो अल्लों ने पिछले साल 11 में पढ़ा था रूल वैसी। अब ये वक्फत चीज़ किससे प्रिपेयर होती है? ये एक फंजाई की मदद से प्रिपेयर्ड होती है, जो है पेनिसिलियम वक्फती। पेनिसिलियम वक्फती, ये भी इसका IUPAC नेम है।
तो अगर मैं बोलूँ स्वीट चीज़ बैक्टीरिया से प्रिपेयर हो रही है और लखपति चीज़ फंजाई से प्रिपेयर हो रही है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है और ये क्या है, एक फंजाई है। ये भी इसका IUPAC नेम है पेनिसिलियम लखपति। तो इसे भी ऐसी अलग, दोनों अलग अलग अंडरलाइन करके लिखना पड़ेगा। पेनिसिलियम तो पी भी लिख देते हैं, फिर डॉट लिखते हैं, लखपति लिख देते हैं कई बार, ठीक है। अब क्या है, ब्लेड, जो लोग ब्लेड खाते हैं डेली से लाते हैं या तो वो उसमें भी यूज़ होता है। इसके दो में इसका दो प्रोफाइल होता है बेकर्स ईस्ट के द्वारा, जिसे लोग सैक्लोमाइसिस सर्वेसी भी बोलते हैं। इसे ब्ल्यूअर्स ईस्ट भी बोला जाता है क्योंकि ब्ल्यूअर कौन होता है, दारू बनाने वाला, और तो ये अल्कोहल बनाने में भी काम आती है। तो असल में ये डो क्या है, डो होता है गुंदा हुआ आटा। जैसे लोग उधर से गेहूँ पिसाते लाते चक्की से, तो ऐसे पाउडर के फॉर्म में लेता है आटा, ठीक है। तो फिर इसमें पानी डाल के हम लोग इसे गूंद देते हैं, तो आटा ऐसा हो जाता है। तो अब इसी को बेल के सेक के हम लोग रोटी खाते हैं। तो ये जो है यही डो कहलाता है, गूंदे हुए आटे तो डो कहते हैं। पर ब्लेड के केस में क्या करेंगे, ये जो पौधली है इसमें क्या करेंगे, जिसे लोग वीट बोलते हैं, ये पौधली को वीट बोलते हैं। गेहूँ को वीट नहीं बोलते, गेहूँ के लिए हम लोग यूज़ कर देते पर वो ग्लेन यूज़ होगा उसके लिए। ये जो वीट है इसे बोला जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग ने लगाया, तो यहाँ पे मैं वाटर के साथ ईस्ट भी ऐड कर दूंगा और गोंद इसके गूंद के अच्छे से क्या कर दूंगा, एक वार्म एनवायरनमेंट में लग दूंगा और फिर वो अपना काम करेगा और CO2 रिलीज करेगा, ठीक है। तो उससे काम हो जाएगा। फिर आता है इडली और डोसा। इडली और डोसा बनाने में भी काम आता है। डो जो है वो फर्मेंट किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, दो बैक्टीरिया के थ्रू फर्मेंट किया जाता है, या ईस्ट भी यूज कर सकते हैं इसमें। अब आता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम लोग हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात कर लेंगे, हम लोग किसी भी चीज़ की बात कर लें तो उसका कोई इंडस्ट्रियल या कमर्शियल वो भी तो होगा, कि चाहते थे कमर्शियल यूज़ भी तो होगा, और किसी चीज़ का कमर्शियल यूज़ है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होगी, तो अभी के लोगों की, तभी उसका कमर्शियल यूज़ है क्योंकि लोग उसे खरीद रहे हैं बार बार, ठीक है। तो माइक्रोब्स ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो बना ले क्या, इंडस्ट्रियल यूज के काम आ जाले, वो हम लोग तो देखना है। तो बायो एक्टिव मटेरियल बनाते हैं। जैसे पहला आ जाता है स्टेटिन। स्टेटिन जो है वो बनता है मोनासियस परप्यूलिस परप्यूलस के थ्रू। मोनासस परप्यूलस ये क्या है, ये एक ईस्ट है, इसके थ्रू बनता है। ये काम क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट रहता है। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटाता है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या करता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और जैसे हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ा है कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ब्लड वेसल में, ऐसे करते ब्लड वेसल्स की वॉल में। तो उस समय भी टीचर लोग बताते हैं कि हम लोग स्टेटिन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये ख़त्म हो जाए। ये असल में इसे अपने अंदर डिजॉल्व करवा देता है और निकलवा देता है, ठीक है। तो स्टेटिन एक बहुत ज़रूरी मटेरियल हो जाता है। अब आता है साइक्लोस्पोलिन ए। ये भी क्या बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बता दिया जाता है, ठीक है। ये असल में क्या रहता है, इम्यूनो सप्लेशन रहता है। जैसे हम लोग ने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ा था कि हम लोग के ब्लड में क्या रहता है, WBC रहता है। इसके बारे में हम लोग ह्यूमन टेन डिजीज में भी पढ़ते हैं। WBC रहता है, तो अगर मेरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो जो ऑर्गन है वो तो किसी और की बॉडी का है, तो ये उस ऑर्गन पे अटैक कर देगा। तो मुझे इसे सप्लेस करके रखना पड़ेगा। इसे सप्लेस करके रखने में कौन मदद करते हैं, साइक्लोस्पोलिन ए, ठीक है। तो इसका जो सोर्स है वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोलम है। ये भी इसका क्या है, IUPAC नेम है। पर ये क्या है, एक फंजाई है। इसका काम क्या है, इम्यूनो सप्लेशन एजेंट ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद पूरे जिंदगी भर लेना पड़ता है, तो वहाँ पे साइक्लोस्पोलिन ए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय, सर्जरी के समय भी WBC को लोअर डाउन करना पड़ता है कई बार, तो वहाँ पे भी काम आ जाता है ये, ठीक है। अब आगे अब आता है अल्कोहल बेवरेजेस। अल्कोहल बेवरेजेस मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक, अल्कोहलिक
द लिंक बनाने थे। अल्कोहल की इंडस्ट्री जो है वो हाईली कमर्शियल है, मतलब उसमें प्रॉफिट अच्छे हैं अगर काम करना आता है तो काम करना आना चाहिए तभी। और क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास भी अच्छी खासी इनकम होती है गवर्नमेंट की भी अल्कोहल इंडस्ट्री से। तो ये एक बहुत स्केलेबल मार्केट हो सकता है। तो इसमें भी ब्ल्यूअर्स ईस्ट काम आता है, इसमें ब्ल्यूअर्स ईस्ट काम आता है। और अभी हम लोगों ने ब्लैड में पढ़ा था बेकर्स ईस्ट और ब्ल्यूअर्स ईस्ट जो है वो एक ही है, सेक्लोमाइसिस सर्वेसी, सेक्लोमाइसिस सर्वेसी। ठीक है। तो ये सुगली मटेरियल रहता है फ्लूट उलूट ये सब से, उससे क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है और अल्कोहल में उसे बदल देता है। अब ये अल्कोहल में बदलता है तो इसमें तो वाटर भी रहेगा। तो अगर मुझे इसमें अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ाना है तो मैं क्या कर लूँगा, डिस्टिलेशन कर लूँगा तो अल्कोहल की परसेंटेज बढ़ जाएगी। अगर मैं इसे ऐसे ही दे दूंगा तो थोड़ा बहुत और कुछ प्रोसेस होता है वो करके, तो ये वाटर, उतना ज़्यादा वाटर की परसेंटेज कम निकलूँगा और अल्कोहल को वो नहीं करूँगा कंसनट्रेटेड, तो ये इसमें अल्कोहल की परसेंटेज कम रह जाएगी। तो उसी आधार पे अल्कोहल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, डिस्टिलेटेड मतलब जिसमें डिस्टिलेशन करके अल्कोहल की परसेंटेज बढ़ा दी गई हो, और नॉन डिस्टिलेटेड जिसमें अल्कोहल की परसेंटेज नहीं बढ़ाई गई हो। तो इसमें करीब करीब 30% से ज़्यादा जो रहता है वो अल्कोहल रहता है, और इसे कंज्यूम करने से पहले डाइल्यूट करना पड़ता है। ठीक है। और जो नॉन डिस्टिलेटेड रहता है वो बताते हैं 7 to 8% उसमें अल्कोहल रहता है और जिसे कंजम्पशन से पहले जनरली डाइल्यूट नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो सोडा वाटर जिसमें मिलाया जाता है वो डिस्टिलेटेड और जिसमें नहीं मिलाया जाता वो नॉन डिस्टिलेटेड हो जाता है। बेसिकली ऐसे पहचान सकते हैं। अब डिस्टिलेटेड में क्या आता है, ब्लेंडी आता है, रम आता है, वोडका आता है, विस्की आता है। नॉन डिस्टिलेटेड में क्या आता है, बियर आता है, वाइन आता है, जैसे लेड वाइन, ग्लेप वाइन, ये सब भी इसी में आता है नॉन डिस्टिलेटेड में। अब आता है एंटीबायोटिक्स में काम आता है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल इसमें है दी एंटीबायोटिक्स। तो दी बैक्टीरियल डिजीज तो होती ही रहती है, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लिविंग, किसके अगेंस्ट, लिविंग बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट, इसलिए ये एंटीबायोटिक किसके लिए होता है, बैक्टीरिया के होता है। ये क्या होते हैं, केमिकल जो होते हैं वो माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं जो हार्मफुल माइक्रोब्स को मारने के काम आते हैं। मतलब घर का भेदी लंका दहाई वाला सिचुएशन है कि माइक्रोब्स के ही मेंबर्स दूसरे माइक्रोब्स को मारने के लिए केमिकल बना लें, वही कहलाते हैं एंटीबायोटिक। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या थी, पेनिसिलिन। इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। कि कैसे डिस्कवर किया था, ये दूसरे एक उसमें काम कर रहे थे। ये साइक्लोमाइस यानी सिर्फ स्टेप्टोफाइलोको स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। स्टेफिलोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। तो इनकी जो कल्चरल डिश थी उससे इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था खुले में। तो फिर थोड़ी देर बाद देखा कि ये जो बैक्टीरिया की कल्चरल डिश है, इन्होंने तो न्यूट्रिटिव मीडियम चालू था प्रोवाइड किया था, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ चालू होनी थी। पर बैक्टीरिया की ग्रोथ कुछ ही पार्ट में हुई थी और कुछ पार्ट में नहीं हुई थी। तो फिर इन्होंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे फंजाई प्रेजेंट थी। तो उन्हें लगा कि इस फंजाई कुछ सिक्रीट कर रही होगी, कुछ कारण होगा कि ये बैक्टीरिया यहाँ पे ग्लो नहीं कर पाया। तो फिर उन्होंने देखा ये केमिकल रिलीज कर रहा है जिसके कारण यहाँ की बैक्टीरिया मर गई, इसीलिए इस एरिया में वो नहीं हुई बैक्टीरिया की ग्रोथ। और वही जो है वो कहलाता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। अब इसका जो यूज था वो तो यानी बताते हैं डिस्कवर तो फ्लेमिंग ने कर दिया था, पर इसका फुल पोटेंशियल वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था कि इसी एंटीसेप्टिक की तरह यानी बताते थे इस तरह भी यूज किया जा सकता है एंटीसेप्टिक की तरह। ऐसे करके इसका फुल पोटेंशियल वर्ल्ड वॉर 2 में दिखा था जब अमेरिकन साइंटिस्ट ने इन्हें यूज किया था। और ये फुल पोटेंशियल दिखाया किसने था, चेन एंड फ्लॉले नाम के दो जन थे, उन्होंने दिखाया था। इसी नाम से इन तीनों को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी प्लस फुल पोटेंशियल दिखाने के नाम से नोबल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड में भी काम आते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मतलब अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा से समझाऊँ तो ऑर्गेनिक मतलब
जिसमें कोई एक कार्बन या कोई एक हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड हो, एक बॉन्ड हो, कम से कम एक बॉन्ड हो, वो कहलाता है ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक एसिड बनाने में काम आते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, CH3COOH, ठीक है, COOH, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड का सोर्स क्या है, यानी किस माइक्रोब के द्वारा होती है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो हम लोग ने वहां पे यूज किया था, किसमें, हमारे दही जमाने में यूज किया था, ठीक है। तो वहां पे भी लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे भी प्रोडक्शन होता है एसिटिक एसिड। ये इसका सोर्स क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, ये भी इसका क्या है, IUPAC नेम है। ब्यूटाइलिक एसिड का क्या है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिक एसिड का क्या है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है। अब साइट्रिक एसिड का क्या है, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। पर अगर मैं ये देखूँ तो ये तीनों जो शुरुआत में ये बैक्टीरिया से है, और ये जो है एस्परजिलस नाइगर जो है वो तो फंजाई है। तो साइट्रिक एसिड पूछ सकते हैं किससे डिराइव होता है, फंजाई से। और ये तीनों किससे डिराइव होते हैं, ये होते हैं हमारे बैक्टीरिया से। अब अगर लो थोड़ा सा ध्यान दें तो लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी, ब्यूटाइलिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। तो क्या जो कॉमन है, जो हम लोग कॉमन नेम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एसिड थे, क्या वो उनके जो माइक्रोब से डिराइव होते हैं उनसे ले लेते हैं, हाँ, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि कॉमन नेम कहाँ से, तो केमिस्ट्री पढ़ते समय हम लोग तो डाउट लेते थे कॉमन नेम आए कैसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग तो पता चलता है कि इनके जो सोर्स है माइक्रोब उनसे प्लेलिट हुए हैं ये सब नाम। तो लैक्टिक एसिड का क्या है, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अगर एसिटिक एसिड का बात कर लूँ तो एसिटोबैक्टर एसिटी। अगर मैं ब्यूटाइलिक एसिड की बात कर लूँ तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। अगर मैं साइट्रिक एसिड की बात कर लूँ तो एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब आता है एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स में भी काम आता है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस भी जो है वो हमारे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में कई बार बता दिया जाता है। इसका जो सोर्स है वो है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस ये असल में क्लॉट बस्टर रहता है। जब नर्व्स जो रहती हैं, यानी जो ब्लड वेसल रहती है, जो हाथ तक ब्लड लेके जा, हाथ के मसल तक ब्लड लेके जा ले लेती है, उसमें जब क्लॉटिन हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल चारों तरफ ऐसे जम गया रहता है, तो ब्लड यहाँ आके फंस जाता है, तो यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिन हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। तो उस समय ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है ये दे दिया जाता है। तो ये यहाँ पे जो वो रहता है कोलेस्ट्रॉल या जमा हुआ ब्लड, उसे पतला करके निकाल देता है यहाँ से, ऐसी ब्लड वेसल में बहने में मदद करता है, मतलब कि ये क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। दूसरा आता है लाइपेज, जो लिपिड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वो रिमूव स्टेन्स इन लॉन्ड्री, मतलब ये तो जो स्टेन्स है वो किसके कारण आता है, ऑयली मटेरियल, और ऑयली मटेरियल में क्या रहता है, लिपिड। तो उसी नाम से क्या ये लिपिड तो डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो क्या होता है, लॉन्ड्री में जो ऑयली दाग रहते हैं, तो वहाँ पे जो लिपिड गैदर रहता है ये उसे हटाने के काम आते हैं, तो स्टेन भी हट जाता है। प्रोटीएज जो प्रोटीन तो डाइजेस्ट करने के काम आता है। ये क्लीन फ्लूइड, क्लीन फ्लूइड बॉटल, जो एकदम साफ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जैसे नहीं में दिखते मार्केट में बोतल में, उसके लिए काम आता है। वो एकदम साफ ट्रांसपेरेंट दिखते रहते हैं, काले नीले यानी लाल नीले जूसेस, उसमें काम आता है। अब आता है सीवेज ट्रीटमेंट में। सीवेज ट्रीटमेंट में सीवेज क्या है, जो हमारे घर से जितना भी नाली में कूड़ा वूला निकल रहा है वो कहलाता है सीवेज, जो वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। जब वो पहले वाटर बॉडीज में रिलीज करते थे तो फिर देखा गया कि ये बहुत ज़्यादा हजार्डस है, ये वाटर बॉडी को भी पॉल्यूट कर ले, पर इस वाटर बॉडी में जो हम लोग बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी में डिपेंडेंट है,
पानी के लिए तो हम लोग को भी नुकसान कर रहा है, प्लस वाटर बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें भी नुकसान कर रहा है। तो फिर एस टी पीज लाए गए, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो ये हजारडस है इसे नॉन हजारडस करते, मतलब इसका जो वो है मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल उसे रिमूव करके वाटर बॉडीज में छोड़ा जाए। तो मोस्ट ऑफ दी सीवेज क्या लेता है, लिक्विड फॉर्म में लेता है, तो उसे वाटर बॉडी में ही छोड़ा जाता है। पर अब तो क्या करने लगे कि हार्मफुल मटेरियल को हटा देंगे और फिर रिलीज करेंगे। वहां पे काम आते हैं एस टी पी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एस टी पी में दो प्रकार की सीवेज तो ट्रीटमेंट दी जाती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब दो प्रकार से इस पे काम किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होते हैं, दो इसमें प्रोसेस आते हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ये तो कचरा, ये नालों में बहने वाला, तो इसमें बड़े बड़े वो भी होंगे ऑब्जेक्ट, पत्थर, कोई पेपर वेपर, तो क्या होता है ऐसे बली बली जाली रहती है, ऐसे बली बली जाली रहती है। ठीक है, तो यहाँ से जो ऐसे फिर ये जो सीवेज का वो बहता है पानी, तो क्या होता है कि जो बड़े वाले फिजिकल ऑब्जेक्ट रहते हैं वो इन जाली में ही फंस जाते हैं और रिमूव कर लिए जाते हैं। तो एक फिजिकल रेसिड्यू तो रिलीज हो गई। फिर जो इस जाली से पास हो जाते हैं ये यहाँ पे, तो ऐसा है कि कई जो वो रहते हैं नॉन सॉल्युबल मटेरियल, पर उस जाली से छोटे रहते हैं। तो उन्हें क्या करते हैं, यहाँ पे पानी में लार्ज टैंक में थोड़ी देर अनडिस्टर्ब रहने देते हैं, जिससे नीचे की ओर जमा हो जाता है, ता देते हैं गंदगी, और ऊपर पानी तैरने लगता है। ऊपर जो पानी तैरता है वो भी गंदा रहता है, बल्कि ये फिजिकल इनसॉल्युबल वो रहती है, ता देते हैं वेस्ट। ये क्या कहलाता है, प्राइमरी स्लज। और ये जो ऊपर वाटरी कंटेंट जो है, जो अभी भी गंदा है, इसे कहलाते हैं एफ्लुएंट। इसे क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट। इफ्लुएंट या एफ्लुएंट बोल सकते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, मतलब कि इसमें बेसिकली फिजिकल प्रोसेस के थ्रू काम किया जाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, इसमें माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये पूछा जाता है। सीवेज में क्या करेंगे, हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे कि पहले बड़े बड़े फिजिकल ऑब्जेक्ट तो हटा लेंगे छन्नी के थ्रू, और फिर सेडिमेंटेशन करेंगे कि थोड़ी देर स्टैंड होने देंगे, तो जो नॉन सोल्यूबल मटेरियल होगा वो नीचे सेडिमेंट कर जाएगा, और ऊपर जो गंदा पानी होगा वही बचेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा गंदगी डिजॉल्व है। अब डिजॉल्व गंदगी तो हटाने के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर जो गंदगी बची पानी जिसमें डिजॉल्व है, इस डिजॉल्व इम्प्योरिटी वाले पानी को बोलते हैं इफ्लुएंट। तो ये इफ्लुएंट हुआ और ये नीचे प्राइमरी स्लज जो नीचे जमा हो गया। तो अब क्या हुआ, ये इफ्लुएंट क्या करते हैं, इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेज देते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि पहले ये एलेशन टैंक में जाता है। एलेशन टैंक, एलेशन का मतलब ही एयर से है, तो एयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और एजिटेट करते हैं ताकि ऑक्सीजन चारों तरफ उसमें एफ्लुएंट में फैल पाए। और ऑक्सीजन सप्लाई करने के कारण क्या होता है, और इसमें थोड़ा सा वो डाल देते हैं एलोबिक बैक्टीरिया का मिक्सचर, और पहले से भी इसमें कुछ एलोबिक बैक्टीरिया रहते हैं, तो ऑक्सीजन के कारण एलोबिक बैक्टीरिया अपना रेस्पिरेशन करते हैं और मल्टीप्लाई होना बहुत ज़्यादा चालू कर देते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एलोबिक बैक्टीरिया, तो इन्हें खाने की ज़रूरत है, तो ये वो चीज़ों का यूज़ करते हैं जो पानी में डिजॉल्व है। वो उन चीज़ों का यूज़ करते हैं जो पानी में डिजॉल्व है, और उसे खाते अपने आप तो मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, अपने आप तो मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। तो क्या जो पानी में डिजॉल्व मटेरियल है जो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं वो कम होते जा रहा है, हाँ कम होते जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो है ग्रोथ ऑफ एलोबिक बैक्टीरिया होगा, O2 और एजिटेशन के नाम से इसके कारण फ्लॉक बन जाता है, झाग सलीका बन जाता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इससे क्या होता है, बीओडी डिक्रीज होता जाता है। बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कि ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होता है बायोकेमिकल माइक्रोब्स के द्वारा, जो जो यूज होता है डिकम्पोजिशन में, मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए एक माइक्रोब तो जितना ऑक्सीजन चाहिए
वो उस जगह का बीओडी कहलाता है। एक जगह में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज करने थे, एक जगह में कम ऑक्सीजन चाहिए, तो कम ऑक्सीजन चाहिए तो वहाँ पे बीओडी कम है और यहाँ पे बीओडी ज़्यादा है। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, एलेशन टैंक के बाद सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं। सेटलिंग टैंक में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लार्ज सेटलिंग टैंक में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो ये जो फ्लॉक है ये सेटल हो जाता है, नीचे जमा हो जाता है। और ये जो एक्टिवेटेड स्लज बचता है ऊपर, ये जो ऊपर जो चीज़ बचती है, कि अब जो तो पानी में से बहुत सारी चीज़ें तो बैक्टीरिया यूज़ कर लिया, एलोबी बैक्टीरिया अपने उसके लिए, तो पर जो अब बचा ये कहलाता है एक्टिवेटेड स्लज। अब ये जो है, ये स्लज जो है ये इनोक्यूलम की तरह काम आते हैं। जैसे मिल्क में इनोक्यूलम डालते हैं ना कद जमाने थे, वैसे ही इनोक्यूलम, मैं बोला ना थोड़ा सा एलोबिक बैक्टीरिया डाल दी जाती है, वो इसी इनोक्यूलम में प्रेजेंट होता है, तो ये एलेशन टैंक में डाल दी जाती है। फिर इसके बाद एनाएरोबिक डाइजेस्टर टैंक में डाल दिया जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जो एरोबिक बैक्टीरिया वो तो यहाँ पे मर जाते हैं हमारे एरोबिक डाइजेस्टर टैंक में, पर यहाँ पे जो वो रहते हैं एनाएरोबिक बैक्टीरिया, उनकी ग्रोथ होने लगती है। और जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया हैं, वो जो बचा हुआ जो एक्टिवेटेड स्लज है उसमें से जो मटेरियल है उसे खा पी के खत्म कर देते हैं, खा पी के खत्म कर देते हैं, और बायोगैस भी यहाँ से रिलीज होती है। अब ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया का एग्जांपल दूं तो एग्जांपल है मिथेनोजेंस। पर अब बोलेंगे कि ये अब एनाएरोबिक बैक्टीरिया तो बच गए, तो इन्हें भी आना चाहिए जैसे एनाएरोबिक बैक्टीरिया आता है। तो अब क्या करेंगे, ये जो एनाएरोबिक एहलेशन टैंक है, डाइजेस्टर टैंक है, एनाएरोबिक डाइजेस्टर टैंक, इससे है ना पानी में छोड़ देंगे। और पानी क्या है, एक एरोबिक कंडीशन, नदी एक एरोबिक कंडीशन में है, तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया उस एरोबिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और ये वहीं पे मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। इसमें बायोगैस भी इवॉल्व होती है। अब कुछ एग्जांपल लें तो गंगा एक्शन प्लान की, माँ गंगा तो साफ करना है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया है तो साफ करना है, तो ये तो अच्छे से। फिर यमुना तो साफ करना है, यमुना एक्शन प्लान हरियाणा तलब, ये सब तब बहुत अच्छे जोर शोर से चलता रहता है। यमुना चलता रहता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा चालू किया गया था, MOEF, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो गंगा वाला तो अच्छे से काम कर रहा है, यमुना में तो ऐसा वो है, पर गंगा वाला बहुत पहले से बहुत साफ कर दिया गया है। और कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, तो कंटिन्यू उसमें ऐड होगा तो आप तो कंटिन्यू हटाते भी रहना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ सालों बाद इसे स्टॉप कर सकते हो, नहीं, आप तो कंटिन्यू साफ करते ही रहना पड़ेगा। अब आता है बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोड्यूस करना। बायोगैस असल में क्या होती है, बायोगैस मिक्सचर होती है कुछ गैसेस का, जैसे CH4, CO2 और H2O। CH4 जैसे 60 to 65% होता है, CO2 20 to 25% होता है, लेस जो होता है वो H2, और कुछ एक दो गैस और होती है लेस अमाउंट में। तो क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, एनाएरोबिक कंडीशन में जो मिथेनोजेंस है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, वो सेल्यूलोसिक मटेरियल के ऊपर ग्लो करते हैं और CH4 बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और H2 बनाते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें CH4 जो है वो बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज होता है, और ये तीनों मिल के क्या बना कहलाते हैं, बायोगैस। अब ये बायोगैस क्या लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन है प्लस CH4 है, तो क्या होता है, इसे हम लोग फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, अब मिथेनोजेंस क्या की तरह फाउंड होते हैं, एनाएरोबिक डाइजेस्टर टैंक में है, और ल्यूमिनेंस ऑफ कैटल, ल्यूमिनेंस ऑफ कैटल गाय के स्टमक में भी रहता है। तो जो गाय के स्टमक से जो दंग निकलता है, गोबर निकलता है, तो उसमें भी मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी है बायोगैस प्रोडक्शन में काम आ जाता है। कोई सा भी ऑर्गेनिक मटेरियल को, क्या ऑर्गेनिक मटेरियल में सेल्यूलोज या कुछ स्टार्च निकल आएगा, उसे क्या करेंगे, तो इसके मिथेनोजेंस की प्रेजेंस में छोड़ देंगे एनाएरोबिक कंडीशन में, तो क्या होगा, ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करके CH4 CO2 H2O बना लेंगे। H2 और CH4 प्लस CO2 किसके काम आ जाएंगे, फ्यूल की तरह काम आ सकते हैं। ठीक है,
तो अब ये टेक्निक ऑफ बायोगैस प्लांट किसने डेवलप की थी? इसमें दो नाम आते हैं, IARI और KVIC। IARI कौन है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पर KVIC कौन है? खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये KVIC ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर IARI भी इम्पोर्टेंट है थी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और KVIC इन्होंने मिल के बायोगैस की टेक्निक डेवलप की थी। अब इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल में हम लोग वो भी डाल सकते हैं कि जो बचा कुचा रहता है, लेफ्ट ओवर रहता है किसका, उसका वेजिटेबल्स था या प्लांट से गिले गए लीफ का रहता है, तो ये बायोगैस बनता है। और जो बचता है, ऐसा तो नहीं है कि पूरा उसे यूज कर देंगे पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल, नहीं, थोड़ा सा तो उसमें भी इनऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा ही। तो वो जो बचेगा उसे क्या करेंगे, वो मैन्योर की तरह, खाद की तरह यूज हो जाता है खेत में। ठीक है। अब आता है बायो कंट्रोल एजेंट। बायो मतलब लिविंग और कंट्रोल मतलब उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ एजेंट यूज होते हैं। जैसे हमारे मैं तो खेती कर रहा हूँ, तो मेरे खेत में तो कीड़े मकोड़े आ जाएंगी, तब मुझे उन्हीं की पॉपुलेशन तो कंट्रोल करना है ताकि वो नुकसान ना कर दें। तो वहाँ पे मैं इंसेक्टिसाइड डालूंगा, पेस्टिसाइड डालूंगा, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। पर अब किसान कर भी क्या सकता है? तो उसे भी तो पेट पालना है, तो वो क्या करता है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालता है, पर वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसी नाम से आजकल एक नई टेक्निक बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ किया गया है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो हमारे इंसेक्ट्स, जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं, उनके खिलाफ जो लड़ते हैं, उन्हें हम लोग खेत में अपने पनाह देते हैं, अपने खेत में जगह देते हैं ताकि वो उन इंसेक्ट के खिलाफ लड़ पाए। मतलब नॉन हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को हम लोग हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए अपने पास लगते हैं। जैसे लेडी बग जो है, वो एफिस नाम की जो इंसेक्ट्स लेते हैं उसके खा जाती है। तो क्या होता है, एफिस हमारे कंट्रोल में लेते हैं, मतलब कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा ग्लो करती है, हमारे उसे खराब नहीं कर पाती। जो द लैगन फ्लाई है, वो मच्छरों तो खा जाती है। ठीक है। अब आते हैं तलाइकोडर्मा ट्यूमिफेशियन। ये जो फंजाई है, ये ताते हैं प्लांट के उसमें लूट में प्रेजेंट रहता है और उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पैथोजन से। पैथोजन को प्लांट के अंदर घुसने नहीं देता, प्लांट के अंदर घुसने नहीं देता। अब आता है बकुलो वायरस। बकुलो वायरस क्या करता है, इंसेक्ट्स पर ये असल में स्पेसिफिक इंसेक्ट तो मारता है। ऐसा नहीं थी हर एक इंसेक्ट तो मारते चल देगा, ये स्पेसिफिक इंसेक्ट लेता है। इसके अंदर भी अलग अलग टाइप लेते हैं जो अलग अलग इंसेक्ट को मारते हैं। तो ये पर्टिकुलर इंसेक्ट तो मारता है, मतलब पर्टिकुलर आल्टोपोडा तो मारता है, मतलब कि इसका नैलो स्पेक्ट्रम है, मतलब इसका काम करने वाला जो जगह है वो कम है। तो ये कुछ ही इंसेक्ट्स पे काम करेगा, इसीलिए इसे नैलो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड भी बोला जाता है। कि ये कुछ ही इंसेक्ट्स को मारता है। ठीक है। तो और ये बिलोंग करता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रस वायरस की कैटेगरी। तो अब यहाँ पे एनसीईआरटी लिख देती है जीनस। जीनस असल में लिविंग के लिए यूज होता है, और टेक्सोनॉमी जो कैटेगरीज हैं वो तो वायरस ये सब के लिए यूज ही नहीं होती। पर एनसीईआरटी यहाँ पे जीनस लिख देती है, तो नीट में अल्लो तो जीनस नहीं करना है, और अल्लो तो ताते हैं सीबीएसई में जीनस तो लिखना पड़ेगा, तो एनसीईआरटी में दिया है। अब बैसिलस ट्यूलिनजेनेसिस जो रहता है, इसका हम लोग ने बायोटेक के एप्लीकेशन वाले चैप्टर में भी बात किया है। ये जो बैक्टीरिया रहता है, ये क्या करता है, ये इसके पास कलाई प्रोटीन रहता है, तो ये इंसेक्ट तो मार देता है। इसका कलाई प्रोटीन अल्कलाइन पीएच में एक्टिव होता है और इंसेक्ट के गस में घुसते छेदा करते उसे मार देता है। तो इसके स्पोर्स को प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। ये जो लीफ है, इसके ऊपर मैंने स्पोर्स को स्प्रे कर दिया, इसके ये स्पोर्स है। तो जब इंसेक्ट आएगा तो इस लीफ के इस बात तो खा लिया, तो इसमें तो स्पोर भी प्रेजेंट था, यानी बैक्टीरिया तो प्रेजेंट था। तब वो उसके मुंह में चल दिया, मुंह में गए, उसके गट में गए, अल्कलाइन पीएच मिला, तो यानी मुंह से सलाइवा से अल्कलाइन पीएच मिला, तो इल्लोता जो वो रहता है क्या, कलाई प्रोटीन जो हार्मफुल रहता है उसे रिलीज कर देते हैं बैक्टीरिया, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है वो, तो उसे रिलीज कर देते हैं और इंसेक्ट की मिट्टी हो जाती है। तो ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है क्रॉप को। ठीक है।
अब इसमें आता है बायो फर्टिलाइजर। ती बायो फर्टिलाइजर की तरह काम आते हैं। ती फर्टिलिटी मेंटेन करने के भी काम आते हैं। जैसे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, मतलब जो खुद से जीने वाले नाइट्रोजन फिक्स कर ले बैक्टीरिया रहते हैं सॉइल। तो नाइट्रोजन जो प्लांट जो है वो लगातार तो नाइट्रोजन यूज करते जा रहा है, तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन सॉइल में गिर जानी चाहिए। तो नेचर अपने आप में ही प्रबंध करते लगता है कि जो फ्री लिविंग खुद से जीने वाले बैक्टीरिया यानी वो लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन तो फिक्स करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो उठाते हैं और इनऑर्गेनिक फॉर्म में उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? सॉइल में इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका यूज करते जो प्लांट है वो ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को। तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। कब यहाँ पे एनसीईआरटी एक और खेला खेलती है कि वो क्या करती वो बोलती है कि ये जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सीधा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में फिक्स करते हैं। ये वैसा नहीं है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन यानी इनऑर्गेनिक में फिक्स करते हैं और फिर प्लांट उन्हें ऑर्गेनिक में बदलता है। पर तो अल्लो तो उसमें क्या लिखना है? उसमें अल्लो तो क्या लिखना है? किसमें? उसमें सीबीएसई में। सीबीएसई में अल्लो तो लिखना है कि ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में बदल देते हैं जो प्लांट यूज करते हैं, पर नीट में क्या करना है? इनऑर्गेनिक ही करना है। वैसे तो पूछेगा नहीं ऐसा कंफ्यूज करने वाला, तो इतना सा डेटा थोड़ा सा गलत हो ही जाता है। तो जो बैक्टीरिया लेते हैं इसमें उनका एग्जाम्पल क्या है? एजोबैक्टर या एजोस्पाइलिलम। एजोबैक्टर या एजोस्पाइलिलम जो वायरस है। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? वायरस होते हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी लेते हैं ये। तो बता देते हैं, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया लेते हैं, वायरस कहाँ लेते हैं साइनोबैक्टीरिया? अबे कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। यानी वायरस नहीं लेते, मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है यार। हाँ, ये असल में बैक्टीरिया के अंदर के ही तो वो रहते हैं, तो बैक्टीरिया के ही मेंबर्स हैं ये भी साइनोबैक्टीरिया। तो इसके एग्जांपल अलग से दिए हुए हैं। इसका मतलब ये जो एजोबैक्टर है, एजोस्पाइलिलम है, ये साइनोबैक्टीरिया नहीं है। तो साइनोबैक्टीरिया के अगर एग्जांपल पूछे तो क्या होगा? नॉस्टॉक होगा, एनाबिना होगा और ऑक्सीलेटोलिया होगा, ऑक्सीलेटोलिया। अब सिम्बायोटिक एंटोफिक्सिन बैक्टीरिया भी होते हैं, ये क्या आते हैं? फ्री लिविंग मतलब खुद से जीने वाले। अब सिम्बायोटिक एंटोफिक्सिन बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि जो किसी जो मिलजुल के जी ले लेते हैं, मतलब कि वो खुद से नहीं जी सकते, तो वो नाइट्रोजन फिक्स करते हुए सिम्बायोटिक रिलेशन बना लेते हैं। जैसे लाइजोबियम लेगुमिनस प्लांट में होता है। माइकोलाइजा जो होता है वो ग्लोमस फंजाई की जो वो है फैमिली, यानी ग्लोमस जो फंजाई की एक कैटेगरी है, उसके बहुत से मेंबर माइकोलाइजा बनाते हैं। असल में माइकोलाइजा करता क्या है? ये एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में मदद करता है। ये और बता देते हैं सरफेस एरिया बढ़ा देता है, तो जिसके नाम से एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अच्छे से हो पाता है। ये बता देते हैं स्टैलेस के, ये स्टैलेस मतलब कोई भी परेशानी, जैसे वाटर की कमी हो गई तो ये क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करने में भी मदद कर देता है। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में भी मदद कर देता है। फर्टिलिटी की कमी हो गई तो ये तो नाइट्रोजन फिक्स कर ही रहा है। तो टॉलरेंस मतलब सहने की क्षमता भी बढ़ा देता है स्ट्रेस के खिलाफ। ठीक है, तो बस यहीं पे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बस इतने से आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।